देखिए बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे मेथड ऑफ चार्जिंग। टू मेथड ऑफ चार्जिंग हमने कल पढ़ लिए थे, चार्जिंग बाय फ्रैक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन। एंड थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग है चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए थोड़ा सा इसको हम समझते हैं कि यदि हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी, ये आपका है कंडक्टिंग स्फीयर, ये क्या है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है जो इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है। इंसुलेटिंग स्टैंड पर क्यों रखा हुआ है? क्योंकि नहीं तो ये अर्थ के कांटेक्ट में होगा और इसका पूरा चार्ज कहाँ हो जाएगा, अर्थिंग हो जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अब देखिए हम एक चार्ज बॉडी है उसको इस कंडक्टिंग स्फीयर के पास लाते हैं, ये पास लाए नहीं है भाई, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस आपके कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या होगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि चार्ज अपोजिट नेचर के चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो आपके इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो ये कैसा आ जाएगा, आपका यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, और इधर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इतना ही आपका पॉजिटिव चार्ज आपका क्या होगा, इधर भी आ जाएगा, तो ये आपका प्लस क्यू चार्ज आ गया। तो ये जो चार्जिंग का मेथड है, ये जो चार्जिंग का मेथड है ये आपका क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। उदाहरण के लिए यदि हम किसी कॉम्ब को या पेन को, आपके ड्राई हेयर है उसको रब करके उसके पास लाते हैं तो आपने देखा होगा कि कागज के जो पीसेज हैं वो ऐसे लटक जाते हैं, ऐसे लटक जाते हैं, ऐसे क्यों लटकते हैं ऐसे, क्योंकि यदि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये सिरा कैसा होगा, नेगेटिव, ये कैसा होगा, पॉजिटिव, ये कैसा होगा, नेगेटिव, ये कैसा होगा, पॉजिटिव। तो वो भी है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन का एग्जांपल है। आपका चार्ज कॉम्ब और आपका स्केल है वो आपके पेपर ऑफ पीसेज को अट्रैक्ट करता है, वो किसका एग्जांपल है, आपका एग्जांपल है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसकी आप स्क्रीन को पॉज करके इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हो। क्या है चार्जिंग बाय इंडक्शन? इट इज द फिनोमिनन इन विच अपोजिट चार्ज अपीयर एट इट्स क्लोजर एंड, ये आपका प्लस है तो कैसा है, नेगेटिव, कि अपोजिट चार्ज अपीयर एट इट्स क्लोजर एंड एंड सिमिलर चार्ज प्लस प्लस सिमिलर चार्ज अपीयर्स एट इट्स फर्दर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ए नियर बाई चार्ज बॉडी। तो ये जो मेथड ऑफ चार्जिंग है वो क्या कहलाएगी आपकी, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इट इज द फिनोमिनन इन विच अपोजिट चार्ज अपीयर एट इट्स क्लोजर एंड and similar charge appear of its further end in the presence of nearby a charge body। तो ये आपका थर्ड मेथड है। एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर बाय इंडक्शन मेथड? तो देखो इसका सॉल्यूशन या आंसर क्या होगा, फर्स्ट वी टेक ए अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड। आपका ये क्या है, मेटेलिक स्फीयर, और कहाँ पर लेंगे, इंसुलेटिंग स्टैंड पर, और उसके बाद में क्या होंगे कि एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिए, आपको ये आपका थोड़ा सा ध्यान है कि यदि हमें इसे पॉजिटिव चार्ज करना है तो जो ऑब्जेक्ट लाएंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो, और यदि इसे नेगेटिव चार्ज करना है तो इसे पॉजिटिव लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज करना है तो नेगेटिव। सपोज करो हमें इस पर को क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो नेगेटिवली चार्ज एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ ले आए, इस पर क्या है, नेगेटिव क्यू चार्ज। बाय इंडक्शन मेथड नेगेटिव चार्ज रिपेल दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर, और वो रिपेल होके इस आपके फर्दर एंड पर चले जाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव क्यू चार्ज, और यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी कमी करके कैसा आएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये प्लस क्यू चार्ज। तो फर्स्ट स्टेप में हम एक मेटल स्फीयर को लाते हैं, कहाँ पर रखते हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड पर, और एक चार्ज बॉडी को इसके नियर लाते हैं। तो ड्यू टू इंडक्शन मेथड ये आपके जो मेटेलिक स्फीयर है इस पर क्या आ जाएंगे, चार्ज आ जाएंगे। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इन सेकंड स्टेप नाउ अर्थिंग द मेटेलिक स्फीयर। इस जो मेटेलिक स्फीयर है इसको इसी कंडीशन में रखते हुए ऐसे इंसुलेटिंग स्टैंड पर, इसके साथ ये जो आपका चार्ज ऑब्जेक्ट है इसको भी यहीं रखेंगे, इसको हटाएंगे नहीं, माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर आपका। अब देखो
ये जो चार्ज है प्लस, ये नेगेटिव से अट्रैक्शन के कारण इसके साथ बाउंड है, बंधा हुआ है, तो ये नहीं जा सकता। और ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है वो इसके कारण क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है, तो यहाँ से भागना चाहता है, इसलिए इस चार्ज को फ्री चार्ज कहेंगे और चार्ज को क्या होंगे, बाउंड चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज इज बाउंड चार्ज एंड नेगेटिव क्यू चार्ज इज फ्री चार्ज। तो जब हम इसे ग्राउंडेड करेंगे, इसको अर्थ से ग्राउंड कर दें, तो जो आपका ये पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज है ये क्या हो गया, ग्राउंडेड। अर्थ से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, उसको बोलते हैं ग्राउंडेड। और कल हमने पढ़ा कि जो ग्राउंड है उसका पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो कंडक्शन मेथड से जो आपका फ्री चार्ज है पूरा कहाँ चले जाएगा, ये आपका जो माइनस क्यू चार्ज है वो इसमें ग्राउंड में चला जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पर केवल पॉजिटिव चार्ज आ गया, रह गया। इन थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, ग्राउंड को रिमूव कर देते हैं, इस ग्राउंडेड को हटा देंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका मेटेलिक स्फीयर और ये आपका चार्ज ऑब्जेक्ट अभी यही रखेंगे। इस पर आपका इंड्यूस्ड चार्ज ए प्लस क्यू, ये ग्राउंड को हमने हटा दिया। और फोर्थ स्टेप में हम जो चार्ज ऑब्जेक्ट था जो इसके नियर बाय रखा हुआ था इसको भी हटा दें, तो उस कंडीशन में जो आपका जो चार्ज है ये क्या होगा, परस्पर रिपेल होगा और पूरे स्फीयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो मेटलिक स्फीयर है वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। ठीक, when rod is positively charged, sphere is negatively charged, and now rod is negatively charged, sphere charged by positive charge by induction method. नेक्स्ट टॉपिक है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और GLE। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used for detecting electric charge presents any object and its polarity। किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई चार्ज है उसकी प्रेजेंस का पता लगाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लाया जाता है वो क्या होता है आपका, GLE या गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो इसकी डेफिनेशन आपसे पूछे व्हाट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, तो क्या बोल सकते हो, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप is an instrument which is used for detecting the presence of electric charge and its polarity। in this instrument आपका ये एक है ग्लास जार है, there is a glass jar instrument and insulating cork है ये, इसके अंदर आपका एक मेटेलिक रॉड लगा हुआ है, उसके ऊपर एक मेटेलिक डिस्क है, आपकी L दो गोल्ड की लीफ है, बहुत आपकी पतली आपकी क्या है, गोल्ड की पन्नी है, सोने की फॉइल्स है, और ये एल्यूमिनियम फॉइल है जो इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए काम में लाई जाएंगी। कैसे पता लगाते हैं इसके द्वारा चार्ज का, सपोज को हमारे पास कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है ये, तो चार्ज ऑब्जेक्ट को हम इस डिस्क से जब टच कराएंगे तो कंडक्शन मेथड से आपके इस रॉड पर चार्ज आ जाएगा और इस लीफ पर भी क्या होगा, ये भी चार्ज हो जाएंगी। और ड्यू टू रिपल्सन बाय सेम नेचर ऑफ चार्ज दी फॉइल्स आर डाइवर्ज, ये क्या होंगी, फैलेंगी, डाइवर्ज होंगी। और डाइवर्जेंस को मापकर हम इसकी चार्ज का पता लगाएंगे कि आपका ऑब्जेक्ट चार्ज है या अनचार्ज है। सपोज करो ये चार्ज नहीं होता तो न तो यहाँ पर चार्ज आता और न फॉइल रिपेल होती और न ये डाइवर्ज होती। इसलिए इस डाइवर्जेंस को मापकर हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट पर या जो हम बॉडी लाए हैं उस पर चार्ज का पता लगा सकते हैं। यदि इस पर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ डाइवर्जेंस ज़्यादा होगा, चार्ज की वैल्यू कम है तो डाइवर्जेंस कम होगा, या फॉइलों का जो फैलाव है एक दूसरे से दूर हटना उसको जो डाइवर्जेंस बोलते हैं वो क्या होगा, कम या अधिक होगा। अब इसकी पोलरिटी कैसे मापे, सपोज करो हमने पॉजिटिव चार्ज को टच करा के और इनमें डाइवर्ज स्थापित कर दिया। अब क्या करते हैं, यदि नेगेटिव चार्ज में टच कराएंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, आपका इल्यूमिनेट करेगा। उस कंडीशन में डाइवर्जेंस घटेगा और फॉइल्स क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी। तो ये डाइवर्जेंस को मापकर
गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप द्वारा हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट पर उसके चार्ज होने का या नहीं होने का पता लगाते हैं। तो ये कोई ज़्यादा नहीं, इसका उपयोग पता होना चाहिए कि उस इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखो जो किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज का पता लगाने के लिए काम में लाते हैं। तो वो क्या है आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। और व्हाट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप? A gold leaf electroscope is an instrument which is used for detecting the presence of electric charge on any body and its polarity. Now study unit and dimension of electric charge. SI unit of electric charge is coulomb. नोट करते हैं सी से। ठीक, हमने 10th क्लास में स्टडी किया है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट है वो क्या है? एम्पियर। जो चार्ज की वो SI यूनिट क्या है? कूलम। और ये क्या हो गया? सेकंड। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू सेकंड। तो 1 एम्पियर सेकंड इज इक्वल टू 1 कूलम। ये ध्यान रखना है। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन है हाउ मेनी, क्वेश्चन है हाउ मेनी कूलम इन 1 एम्पियर आवर। 1 एम्पियर आवर में कितने कूलम होंगे? तो 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू 1 एम्पियर। और आवर को किस में चेंज करें? सेकंड में। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकंड। तो क्या हो गया? 3600 एम्पियर सेकंड। और एम्पियर सेकंड को क्या बोलते हैं? कूलम। तो 3600 कूलम। तो 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू क्या होगा? 3600 कूलम। तो ये आपकी कूलम की 1 कूलम की डेफिनेशन भी है। अदर डेफिनेशन देखो, चार्ज ऑन ए बॉडी Q is equal to plus minus NE when Q is equal to 1 coulomb, then N is equal to Q by E. N is equal to Q की वैल्यू 1 coulomb। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 की पावर 19 coulomb। सॉल्व करें इसे। देखिए ये हो जाएगा 1/16 इंटू 10 की पावर -20। ये हो गया 10 की पावर 20/16। इसको आगे सोल्व करें देखो तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर 18/16। और इस 100 में को डिवाइड करें 16 से तो ये कितना हो जाएगा? बोलो। देखो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इसलिए हम एक डेफिनेशन दे सकते हैं कि 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम। अर्थात 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होगा? 1 कूलम। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। आंसर क्या होगा? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कूलम। तो देखिए हमें क्या चीज याद रखनी है? ये तो 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू 3600 कूलम एंड 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम। कि 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के चार्ज की जो वैल्यू है वो क्या होगी? 1 कूलम। CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलेंगे इसे? इलेक्ट्रो स्टेट यूनिट, शॉर्ट बोलते हैं ESU। और स्टेट कूलम
तो सीजीएस यूनिट क्या है? ESU और स्टेट कूलम और 1 कूलम कितने 3 इंटू 10⁹ ESU और स्टेट कूलम के बराबर होता है। तो आपकी ESU ये स्टेट कूलम कौन सा है? सीजीएस यूनिट है चार्ज का। आपका जो कूलम है आप देखो 1 कूलम में आपके कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे? 10⁻18। इसलिए कूलम चार्ज की बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए इसकी छोटी यूनिट काम लेते हैं मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम, इनका भी हम यूज करते हैं। 1 माइक्रो कूलम सॉरी 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁹ कूलम। 1 पिको कूलम इज इक्वल टू 10⁻12 कूलम। तो ये यूनिट हमने न्यूमेरिकल में इस रूप में मिलती है। तो हम इस यूनिट का भी यूज करते हैं क्योंकि कूलम एक बहुत बड़ी यूनिट है। अब इसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? देखिए हमने अभी पढ़ा है कि कूलम इज इक्वल टू एम्पियर सेकंड। तो डायमेंशन फॉर्मूला कूलम एम्पियर का तो एम्पियर ही है और सेकंड का हो जाएगा T1। तो चार्ज का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो जाएगा m0 L0 T1 A1। शॉर्ट में हम T1 A1 याद रख सकते हैं। तो ये आपकी चार्ज का क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला है। क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला? T1 A1।